A single interview of Elon Musk clear why rich become rich and poor become poor, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी है जो किसी व्यक्ति को जीरो से करोड़पति बनाती है, यानी जीरो से हीरो बनाती है। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं इलोन मस्क जी का ये इंटरव्यू। That's just an interesting example of like basically the same people, different operating system. Probably it was half government in West Germany and 100% government in East Germany. Call at least a 5 to 10x standard of living difference. It means द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। दोनों जगह रहने सहने वाले लोग एक जैसे थे, सेम क्लाइमेट, सेम फर्टाइल लैंड, सेम इन्वायरमेंट। लेकिन कुछ समय बाद ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी में बहुत बड़ा डिफरेंस पाया गया। वेस्ट जर्मनी के लोग दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे, महंगी गाड़ी, महंगे घर, महंगे गजट, लग्जरी लाइफस्टाइल। उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां लाइक ओडी, पोर्से, मर्सिडीज, BMW आदि थी। वहीं ईस्ट जर्मनी की बात करें तो कुछ एक चुनिंदा लोगों के पास गाड़ियां थी, वो भी किस प्रकार की, जैसे इंजन के ऊपर छतरी लगा दी हो, जिसका नाम टर्बेंट था। मैप के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो आपको डिफरेंस मिलेगा सिंगल लाइन का, और ये जर्मनी की बात नहीं है, यही डिफरेंस मिलेगा आपको नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया में, यही डिफरेंस मिलेगा आपको भारत और पाकिस्तान में। और ये देशों की बात नहीं है, यही डिफरेंस मिलेगा आपको अमीरी और गरीब लोगों के बीच में। ये डिफरेंस लाइन का नहीं है, ये वहाँ के ऑपरेटिंग सिस्टम का, लोगों के थॉट प्रोसेसिंग का है, माइंडसेट का है, जो एक हिस्से को गरीब बना देता है और दूसरे हिस्से को अमीर बना देता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एलोन मस्क की 4 स्ट्रेटेजी के बारे में जो किसी व्यक्ति को जीरो से करोड़ तक पहुंचाने में हेल्प करती है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। स्ट्रेटेजी नंबर 1, कंट्रोल। यदि हम यहाँ जर्मनी का एग्जाम्पल लें तो ईस्ट जर्मनी में 100% यानी 100% कंट्रोल था गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से लोगों को डिसीजन लेने की आज़ादी नहीं थी। वो इनोवेटिव कुछ सोच नहीं पाते। यदि वहाँ की जनता कुछ इनोवेटिव आइडिया सोचती तो उनके आइडिया को प्रमोट नहीं किया जाता, उनके आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। वहीं दूसरी ओर वेस्ट जर्मनी में 50% कंट्रोल था सरकार का एंड 50% कंट्रोल था जनता का, जिसकी वजह से वहाँ के लोग थे वो आज़ाद थे, वो नई नई सोचते, इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आते एंड उनके आइडिया को एग्जीक्यूट किया जाता, प्रमोट किया जाता। रिजल्ट क्या हुआ कि ईस्ट जर्मनी के जो लोग थे उनका स्केर्सिटी माइंडसेट डेवलप होता गया एंड यहाँ के लोगों का यानी वेस्ट जर्मनी के लोगों का ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता गया। स्केर्सिटी माइंडसेट यानी चद्दर है उसका साइज हम नहीं बढ़ा सकते, इसी वजह से अपने पाँव को सिमेट कर वो सोते रहे। बट वेस्ट जर्मनी के लोगों ने सोचा कि यदि हमें आराम से सोना है तो हमें हमारी चद्दर के ऊपर काम करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी चद्दर को बढ़ाने के ऊपर काम किया। ये तो थी देशों की बात। अब हम बात करते हैं इंसानों के बारे में, यानी आपने अपनी लाइफ का 100% कंट्रोल किसी को भी नहीं देना है, चाहे वो आपका बॉस है, चाहे वो आपकी सरकार है, चाहे वो आपके माता पिता हैं, पति है या पत्नी है, चाहे आपका बड़ा छोटा बहन भाई है। आपने 100% कंट्रोल किसी को नहीं देना है और न ही दूसरे के जीवन पर 100% कंट्रोल पाने की इच्छा रखनी है, चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे वो आपका पति है या पत्नी है, चाहे वो आपके नीचे काम करने वाला कोई स्टाफ है, कर्मचारी है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जहाँ 100% कंट्रोल आएगा वहाँ स्केर्सिटी माइंडसेट आएगा। स्केर्सिटी माइंडसेट यानी फिक्स्ड माइंडसेट, जहाँ स्केर्सिटी माइंडसेट आता है वहाँ ग्रोथ होने के चांसेस सिकुड़ जाते हैं, वहाँ पर ग्रोथ नहीं हो पाती। इसीलिए न तो आपने 100% कंट्रोल खुद की लाइफ का दूसरों के हाथों में देना है एंड न ही दूसरों की लाइफ पर 100% कंट्रोल पाने की इच्छा जाहिर करनी है। फ्रीडम होनी चाहिए। दूसरे ग्रो करेंगे, आपके रिलेटिव, नोन, आपका स्टाफ ग्रोथ करेगा तो आपकी ग्रोथ होगी, आपकी ग्रोथ होगी तो उनकी ग्रोथ होगी, तो ओवरऑल ग्रोथ होगी। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी यही कहती है। स्ट्रेटेजी नंबर 2, एक्शन एंड रिजल्ट। अक्सर हमें हमारी लाइफ में रिजल्ट इस लेवल का चाहिए, एक्शन इस लेवल के करते हैं, हम हमारे एक्शन में कोई चेंज नहीं करते। मान लो किसी व्यक्ति को अनार का जूस चाहिए,
अब वो मशीन में गन्ना डाल रहा है तो उसे गन्ने का जूस ही मिलेगा। यदि उसे अनार का जूस चाहिए तो सबसे पहले उसके पास अनार होने चाहिए। यदि उसके पास अनार नहीं है तो उसे सोचना पड़ेगा कि भाई मेरे पास अनार कहाँ से आएंगे। दूसरा, उसे जो जूस बनाने का प्रोसीजर है उसे चेंज करना पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि हमें फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको वैसा ही सोचना पड़ेगा, न्यू आइडियाज़ लेकर आने पड़ेंगे, उनका एजुकेशन करना पड़ेगा। आपको आपके माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। जैसे 0 to 1 बुक के ऑथर लिखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को 0 से हीरो बनना है तो उसे वैसा ही सोचना पड़ेगा। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने घोड़ा गाड़ी का बिजनेस स्टार्ट किया, दूसरे व्यक्ति ने एक घोड़े की जगह 2 घोड़े लगा दिए, तीसरे व्यक्ति ने जो कार्ट थी उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया, चौथे व्यक्ति ने कार्ट का स्पेस बढ़ा दिया, उसने डिज़ाइनिंग चेंज कर दी, पांचवें व्यक्ति ने कुछ और किया, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऐसे ही उसी दिशा में सारे व्यक्ति काम करते गए। लेकिन फिर आते हैं हेनरी फोर्ड। वो सोचते हैं ये घोड़ा गाड़ी यानी कार्ट वार्ट छोड़ो, सीधा गाड़ी पर चलते हैं। गाड़ी के बारे में सोचा एंड उस सोच पर काम किया और आज रिजल्ट हमारे सामने है। तो इसी प्रकार से यदि आपको आपकी लाइफ में डिज़ायरेबल रिजल्ट चाहिए तो आपको आपके एक्शन के ऊपर काम करना पड़ेगा, इन्हें चेंज करना पड़ेगा। यही कमी थी ईस्ट जर्मनी की, क्योंकि ईस्ट जर्मनी की जो सरकार थी वो बहुत ही मीडियोकर थी, यानी स्टेबल थी, ठहराव था, जड़ता थी, जिसकी वजह से ईस्ट जर्मनी को रिजल्ट तो वेस्ट जर्मनी वाला चाहिए था, लेकिन अपने एक्शन में नो चेंज। वहीं दूसरी ओर जो वेस्ट जर्मनी की सरकार थी वो वैसा रिजल्ट चाह रही थी, उसके अकॉर्डिंग वो अपने एक्शन को चेंज कर रही थी। उन्हें पता था कि यदि हम एक्शन में कोई चेंज नहीं लेकर आएंगे तो हमारी रिजल्ट भी चेंज नहीं होंगे। यदि हमें हमारी रिजल्ट हाई लेवल के चाहिए तो हमें हमारे एक्शन की इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी और उन्होंने वैसा ही किया। स्ट्रेटेजी नंबर 3, रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट। नो डाउट कि इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। यदि आपके पास नॉलेज है लेकिन रिस्क की वजह से आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, निवेश नहीं कर रहे हो, तो आपकी ग्रोथ है वो मीडियोकर रहेगी, यानी एवरेज रहेगी। मैंने बहुत सारे जो रिच वेल्थी लोग हैं उनकी बायोग्राफी को चेक किया, उनकी पीढ़ी में से एक ऐसा व्यक्ति जरूर था जिसने रिस्क लिया और आगे आने वाली पीढ़ियों को सुधार दिया। लेकिन उन्होंने जो रिस्क लिया था वो कैलकुलेटेड रिस्क लिया था, यानी खेल को समझकर दांव लगाया था। इसीलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी यदि आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, क्योंकि यदि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपकी एक एवरेज ग्रोथ रहेगी, उसी दर से महंगाई बढ़ती जाएगी, तो वो चीज़ें बैलेंस हो जाती है, आप आगे नहीं निकल पाओगे। इसीलिए आपने सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, यानी गड्ढा उतना ही गहरा खोदना है, उससे बाहर निकलने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, प्लस में उससे बाहर निकलना संभव होना चाहिए। यदि उस गड्ढे से बाहर निकलना असंभव है तो वो आपके लिए एक रेड फ्लैग है। स्ट्रेटेजी नंबर 4, प्रोडक्टिविटी। कोई भी व्यक्ति, परिवार, कस्बा, गांव, शहर, देश आगे बढ़ा है तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी की वजह से। और प्रोडक्टिविटी इस बात पर डिसाइड नहीं होती कि आप एक हफ्ते में 70 घंटे काम कर रहे हो या 90 घंटे काम कर रहे हो। प्रोडक्टिविटी इस बात से डिसाइड होती है कि जो आपने काम किया है उसका रिजल्ट है, उसकी कितनी क्वालिटी है प्लस में कितनी क्वांटिटी है। जैसे हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक रिक्शा चलाने वाले ने 18 घंटे काम किया एंड 100 लोगों को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। वहीं ऑटो रिक्शा वाले ने 6 घंटे काम किया और 200 लोगों को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। तो यहाँ प्रोडक्टिविटी किसकी हाई है? ऑटो रिक्शा वाले की, बिकॉज इसने 18 घंटे काम किया, 100 लोगों को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। इसने 6 घंटे काम किया, 200 लोगों को डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। तो अर्निंग किसकी ज़्यादा होगी? इसकी। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति की, जिस संस्था की, ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की, व्यक्ति विशेष की प्रोडक्टिविटी हाई होती है उससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और जिसकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है उससे दूसरे लोग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, उसके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। जैसे हमारे देश के लोग बाहर क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि दूसरे देशों की प्रोडक्टिविटी हाई है, इसी वजह से वो लोग हमारा देश छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं। यही डिफरेंस था ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी के अंदर। जो ईस्ट जर्मनी थी, यहाँ का जो लोगों का
माइंडसेट था वो स्केर्सिटी माइंडसेट डेवलप हो चुका था, उसकी वजह से इन लोगों की प्रोडक्टिविटी थी वो कम थी, इन लोगों की प्रोडक्टिविटी हाई थी। तो ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट जर्मनी में जाना चाह रहे थे, लेकिन ईस्ट जर्मनी की सरकार ने एक दीवार खड़ी कर दी ताकि यहाँ से लोग यहाँ तक न पहुँच पाए। बट माय डियर, ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सो अगर आपने वेल्थ बढ़ानी है तो आपको प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, जो कि नॉलेज एंड एक्सपीरियंस से बढ़ती है। यानी जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप काम कर रहे हो या काम करने का सोच रहे हो, तो उन दोनों कंडीशन में आपको नॉलेज एक्वायर करनी है, प्लस में आपका एक्सपीरियंस है वो बढ़ाना है। यदि प्रोडक्टिविटी की बात करें तो एलोन मस्क जी से बेहतर एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। उन्होंने हर घंटे, हर दिन, हर हफ्ते, हर साल खुद की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के ऊपर काम किया, लर्निंग की, नॉलेज एक्वायर की, एक्सपीरियंस लिया एंड रिजल्ट आज हमारे सामने हैं। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने 4 स्ट्रेटेजी के बारे में बात की है। पहली स्ट्रेटेजी ये कहती है कि हमें हमारी लाइफ का 100% कंट्रोल किसी के हाथों में नहीं देना है, न ही दूसरे की लाइफ के ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश करनी है। दोनों कंडीशन हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। दूसरी कंडीशन में आप यदि डिज़ायरेबल रिजल्ट चाहते हो तो आपने उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी चेंज करने होंगे। मान लो आप कोई काम कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप उसी तरीके से दोबारा वो काम कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो ये तरीका चेंज करो, मीन्स अपने एक्शन चेंज करो। थर्ड कंडीशन ये कहती है, थर्ड स्ट्रेटेजी ये कहती है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, बट कितनी करनी है, कैलकुलेटेड रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। फोर्थ स्ट्रेटेजी में आपने खुद की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, जो कि नॉलेज एंड एक्सपीरियंस से बढ़ती है। इसीलिए अपनी लाइफ में नॉलेज लेते रहें, ग्रो करते रहें एंड अपने परिवार के साथ खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।